अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, मुल्क में सियासी गहमा गहमी तेज़ हो गई है। इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। सियासी जमातों के जल्द से जुलूस, सियासी जोड़ तोड़ और सियासी रस्साकशी उरूज पर है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के बाद पंजाब और केपी में जीत का दावा किया है। बिलावल भुट्टो ने आज हमने देखा कि नौशहरा में जलसे से खिताब भी किया, जबकि नून लीग का ये दावा है कि वो पंजाब में कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जीतेगी। उधर तहरीक इंसाफ की क़यादत बेशक जेल में है, लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी। अहम बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो इस बात पर मुत्तफिक भी हैं और इस बात की तायीद भी कर रहे हैं कि मुल्क अगला जो इलेक्शन जिसका इनेकाद होने वाला है वो शफ़ाफ और साफ और शफ़ाफ इलेक्शन होगा। इस बात की दोनों जमातों की जानिब से तायीद की जा रही है। फिर हमने ये भी देखा कि जो सियासी रहनुमा हैं उनकी भी तब्दीलियां हो रही हैं। MQM के साबिक MP वसीम कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इलेक्शन में जीतने का हर सियासी जमात का अपना दावा है, लेकिन अगर हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम जितने ज़ख्म खा चुके हैं, अब ये तो आइंदा इलेक्शन में ही देखने में आएगा कि आवाम किस जमात को वोट देते हैं और किस जमात को कामयाब करते हैं, क्योंकि हर जमात का ये दावा है कि वही इलेक्शन में जीतने वाली है और हुकूमत बनाने वाली है। साथ ही साथ आजकल जो सूरत हाल अदलिया के हवाले से देखने में आ रही है वो ये है कि इंसाफ बांटने वाले ही इंसाफ के तलबगार नजर आ रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो अदलिया की आज़ादी पर हमला है, और उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम जुडिशल की जो कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है वो किसी तरह से भी जायज़ भी नहीं है और गैर कानूनी भी है। साथ ही साथ सेनेट इजलास में मिलिट्री कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। उस करारदाद में कहा गया है कि इस फैसले से जो फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उससे गैर जमहूरी क़ुव्वतें मजबूत होने जा रही हैं। तो ये ख़तरा किस हद तक मौजूद है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके अलावा बच्चों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस के गज़ा में पूरी इंसानियत जो है वो बच्चों को बचा नहीं पा रही है। पूरी दुनिया के सामने मासूम फरिश्तों के साथ जो इंसानियत से सलूक किया जा रहा है उस पर पूरी इंसानियत शर्मिंदा है। बताया ये गया है कि अब तक गज़ा की लड़ाई में तकरीबन 5,500 मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा हर 10 मिनट में एक बच्चा अपनी जान से जा रहा है। तकरीबन 1800 बच्चे ऐसे हैं जो कि मलबे तले दबे हुए हैं, और ये भी बताया गया है कि एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है, तकरीबन 9,000 के करीब, जो कि ज़ख्मी भी हैं। जंगबंदी के लिए इजलास हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन उसके खातिर खा नताइज सामने नहीं आ रहे हैं, और मासूम बच्चे जिस तरह से शहीद किए जा रहे हैं वो सिलसिला आज भी जारी है। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ये बयान दिया गया कि हम गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। तो एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क में जो सियासी इलेक्शन के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है, जो सियासी गहमा गहमी है, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर अदालती निज़ाम के हवाले से भी बात होगी, और साथ ही साथ जो मासूम बच्चों के साथ फ़लस्तीन में और गज़ा में सलूक किया जा रहा है, ये आखिर इसका जवाबदेह कौन है, इस पर अपने मेहमानों से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरान साहब और सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले काशिफ बताइएगा, हर सियासी जमात का ये दावा है कि वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने जा रही है, अगली हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन जो हकीकत है वो क्या है? असल में अवाम की फेवरेट जमात इस वक्त है कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, जो हकीकत है वो बयान नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो दावेदार हैं ये सारे वो हैं जो फ्रीली अपनी मंशा के मुताबिक अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाते हुए अपने सूबों और मरकज़ की हुकूमत बनाने के लिए कोशिश हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जिसने माजी करीब में 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत की, उनके अकाबरीन को ना तो खुल के सियासत करने का मौका दिया जा रहा है, ना कॉर्नर मीटिंग का मौका दिया जा रहा है, ना ही उनकी लीडरशिप सामने नज़र आ रही है। जो लीडरशिप काबू आती है या तो वो भाग जाती है, या वो जेलों की नज़र हो जाती है, या वो वफादारियां तब्दील कर रही है।
सो अब अगर आप इस सारे मामले को, इस ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के ये एनालिसिस करें कि कौन सी जमात सियासी तौर पे ज़्यादा मजबूत है और कौन अगली हुकूमत बनाएगी, तो फिर बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि जो पीडीएम की हुकूमतें मिल के बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में हुकूमत बना रही थी और बना के उन्होंने 16-17 माह हुकूमत की, वो तमाम पीडीएम की जमातें एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं, एक दूसरे पे गिला शिकवा कर रही हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि अपनी मैक्सिमम नशिस्तें जीतें और जीतने के बाद देखें कि मरकज़ किसने लेना है। ना तो पंजाब का मामला है ना सिंध का मामला है, मसला पंजाब की लड़ाई है जिसमें पीपल्स पार्टी भी इल्जाम लगा रही है और नून लीग भी अपना जोर लगा रही है। फजल रहमान साहब इंतजार कर रहे हैं, उनको लगता यह है कि केपी के उनका हक है, उन्हें केपी के मिलना चाहिए बतौर सूबा गवर्नेंस के लिए, और इसलिए वो जरा तल्ख हुए हैं कि अगर उनको केपी के की हुकूमत नहीं दी जाती तो वो लगेगा ऐसे कि जैसे शफाफ इंतखाबात नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ तीन बड़े अकाबरीन जो पीडीएम का हिस्सा थे, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब, ये तीनों अकाबरीन ये चाहते हैं कि पंजाब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं मुझे मिले, सिंध जरदारी साहब के पास रहे, और खैबर पख्तूनख्वा फजल रहमान साहब कहते हैं मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। बलोचिस्तान में एक मिक्स प्लेट किस्म की जो है वो हुकूमत बन जाएगी। अगर ये मामला यूं हो जाता है तो उसके बाद मरकज जो है वो पीडीएम की एक डिफरेंट शेप जो है वो हुकूमत बना के बैठी होगी। रही बात तहरीक इंसाफ की, अगर उनकी क़यादत को ज़रा ईज आउट किया गया, उन्होंने इलेक्शन में प्रॉपरली कंटेस्ट किया, तो शायद 20-25 सीटें उनको दे के या जीत के वो अपोजिशन का किरदार अदा कर लें। आईपीपी जो है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि शायद वो कोशिश करेंगे कि हमें अपोजिशन का किरदार दे दें या ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत में इश्तराक हुकूमत का मामला बन जाए। सो इस तमाम अगर सियासी शतरंज को देखें तो इस सियासी शतरंज के जो मेन प्लेयर एक जमात है वो तो कहीं पे नजर ही नहीं आ रही। हाँ। तो जब वो वहां पे नहीं है तो फिर जरदारी साहब जो मर्जी कहें उनको भी सुभान अल्लाह, नवाज शरीफ साहब को भी सुभान अल्लाह, फजल रहमान साहब को भी सुभान अल्लाह, सारे ठीक है अपनी अपनी जगह पे। मसला ये है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे लाया जाए। और मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी ये कह चुका, इस मुल्क की जो सियासी आफ्टर इलेक्शन की तारीख है वो अच्छी नहीं है, इसलिए तमाम सियासी काबरीन को बशमूल तहरीक इंसाफ उनको एक पेज पे बैठना चाहिए, इन सियासतदानों को, अगर इन्हें मुल्क चलाना है और ये समझते हैं यही मुल्क चला सकते हैं, तो और ये तय करें कि जो रूल ऑफ गेम है तय करें और ये तय करें कि इलेक्शन के जो भी नतीजे सारे खुले जैसे उसको तस्लीम करेंगे ताकि मुल्क आगे चल सके। मुल्क अभी चल नहीं पा रहा। सही है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आज हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और नून लीग की जानिब से भी ये बात तो कम से कम मान ली गई है कि आइंदा जो मुल्क में इलेक्शन होने वाला है वो शफाफ होगा, आइंदा इलेक्शन शफाफ होने जा रहा है। इस बात की तायद दोनों जमातों की जानिब से की गई है। आप इस बयान को कितना हौसला अफजा देखते हैं? दूसरा ये कि आपके ख्याल में असल में आवाम की फेवरेट कौन सी जमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। बात यह है कि आपने तो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल तो बना दिया, अब आप इसके ऊपर जो मर्जी करते रहें कि जनाब ये शफाफ होगा या नहीं होगा। आपने जितना बोलना था, जितना जहर बोलना था, जितना आपने एक कंट्रोवर्सी पैदा करनी थी वो तो हो गई, अब बात खत्म हो गई। अब इसको कहते हैं उर्फ़े आम में गोंगलों पे से मिट्टी झाड़ना। अब दूसरी तरफ जो है वो आ जाएं और वो अभी जैसे बात कर रहे थे, देखिए जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक है, मैं कोई उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन ये हमें याद है कि पीटीआई की हुकूमत थी मरकज़ में भी और सूबे में भी, और मौलाना फजल रहमान जो है वो वहाँ बल्दियाती इंतखाबात जीत के आए थे और उसके अंदर उनकी अक्सरियत थी। और ये इस वजह से मौलाना फजल रहमान की ये सोच है कि वो शायद सूबे में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और ये भी रियलिटी है कि पीटीआई की जब हुकूमत वहाँ मौजूद थी तो मुझे अच्छी तरीके से वाक़यात याद हैं 2022 के, जब अवाइल के अंदर जनवरी फरवरी में जब पुलिस जो है बाकायदा पीटीआई के एमएनए, एमपीए और सैनिटर्स को अपने हलकों से रेस्क्यू करके लेके आ रही थी, क्योंकि लोग उनके जान के दुश्मन बन गए, वो काम नहीं हो रहे थे और फिर जाहिर है जो परफॉर्मेंस थी वो उस तरह की नहीं थी। ये अलहदा बात है कि साइफर का बयानिया बनने के बाद फिर हालात उन्होंने तब्दील कर दिए। अब यहाँ आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी जो है वो पहले तो दावे कर रही थी बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब पंजाब में, जनूबी पंजाब के अंदर उन्होंने जो लोगों को कल्टीवेट किया था वो उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ निकल चुके हैं।
और बलूचिस्तान में भी उनको जो अपने हिस्से का ख्याल था वो शायद उनको वहाँ नहीं मिला, जिसकी वजह से मायूसी भी हुई। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर, क्योंकि एमक्यूएम की भी वोटर जो है वो कम होता चला गया, जो पहले एमक्यूएम हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब वो एमक्यूएम सुकड़ती जा रही है। और जाहिर है जीडीए का भी वहाँ एक वोट है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर अभी भी जो है वो एक ख़ास मजबूती मौजूद है। लेकिन इस डिपेंडेंट जो है वो अपना बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वजह यह है कि पीटीआई के जो वोटर थे वो जाहिर है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातों को वोट देने से बेहतर है कि वो वोट ना देंगे, ऐसा लगता है जाहिरन। लेकिन नतीजा ये है कि ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं, इलेक्टेबल्स की अपनी सियासत होती है और अपने घर से वोट लेके निकलते भी हैं। इन्होंने बरादरीज़म के ऊपर अपने कामों की बुनियाद के ऊपर जो है वो मामलात किए होते हैं, तो ये कह देना कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे ये भी नहीं होगा। लेकिन इलेक्टेबल्स जो हैं वो ये कोशिश करेंगे कि वो किसी पार्टी के छतरी के बगैर वो बाहर आए और इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़े ताकि अपना वोट खराब ना हो। जहाँ तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक है, बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जितने इलेक्टेबल मौजूद हैं वो इलेक्टेबल जो है हुकूमत बनाने के लिए मौजूद हैं और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वो पंजाब में हुकूमत को जो है मजबूत करेंगे और वहाँ जिसकी भी जो कि बज़ाहिरन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लग रही है उसके अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन अभी जब पीपल्स पार्टी को जो उनके साथ वादे वईद हैं या मौलाना फजल रहमान के साथ वादे वईद हैं, क्योंकि इलेक्शन है ही जोड़ तोड़ का नाम, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब हल्का ब हल्का आप चलते हैं और वहाँ पता चलता है कि वहाँ कोई फेवरेटिज्म हो रहा है, तो नतीजा ये निकलता है कि फिर इत्तेहाद टूट जाए। हमने बड़े इत्तेहाद बनते और बिखरते देखे हैं, इसलिए इनमें अभी जूतियों में दाल बटेगी, अभी तो बहुत कुछ होना है। ये जो पीडीएम की जमातें हैं, इन्होंने जो 16 महीने किया है वो आपके सामने बिलावल भुट्टो की आखिरी तकरीर जो उन्होंने असेंबली में की थी गालिबन 7 अगस्त को, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए जो नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं उन्होंने वो फेल हो गए और हमारे लिए वो मरियम और मेरे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं कोट अनकोट। तो ये हमें सारी चीजों को जो है वो देखते हुए ये नजर आता है कि जो इलेक्शन होगा उसमें हंग पार्लियामेंट बनेगी। अब इसमें एक नुक्ता जो मैं, क्योंकि बात तो लंबी हो गई लेकिन मैं इसको जरूर साबित करना चाहता हूँ। देखें, जो ब्रितानिया की सफीर हैं और इसी तरह अमेरिकी सफीर का मुलाकातें करना, क्या पाकिस्तान का सफीर भी बरतानिया में मिलता है या पाकिस्तान का सफीर अमेरिका में मिलता है? इसका मतलब यह है कि मुलाकातों में कुछ तय करवाया जा रहा है, कुछ तय वो कराया जा रहा है जो उनके मनपसंद जो इकदामात हैं, वो चाहे कश्मीर के हवाले से हो। अभी तक किसी पार्टी ने अपनी कश्मीर की पॉलिसी वज़ा नहीं की। क्यों नहीं की? इतना बड़ा एक है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। किसी ने मिसाके गुर्बत नहीं किया, किसी ने जो है वो मिसाके दहशतगर्दी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि गैर मुमालिक के सफरा के साथ एन इलेक्शन से पहले मिलना ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है मगरिब का कोई असर रसूख है, बड़ा अहम नुक्ता आपने के ऊपर आ जाते हैं। अब पीटीआई के ऊपर यह है कि पीटीआई के जो लीडर हैं उनको अगर तो इलेक्शन से पहले सजा हो गई, जो कि बज़ाहिरन नजर आ रही है, तो पार्टी क़यादत किसी और के पास चली जाएगी और वो पार्टी क़यादत जो है शायद चंद सीटें निकालने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि अदलिया का मूड फिलहाल यही नजर आ रहा है, वरना अभी तक हुकूमत उसको कालादम करार दे दिया जाता। देखिए ना, जो 9 मई के वाकयात हैं वो बुग़्ज़े अफ़वाज पाकिस्तान बल्कि बुग़्ज़े रियासत पाकिस्तान के नतीजे में हुए हैं। तो उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। अगर इसके ऊपर फौरी फैसला ना लिया गया तो इलेक्शन जो है उनके अंदर बहुत मामला। अब्दुल्ला साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, इस पर हम इम्तियाज साहब से भी मौक़िफ़ लेते हैं। इम्तियाज साहब, अभी जो अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि गैर मुल्की सफ़ीरों का मिलना ये बड़ा एक अहम मामला है, और दूसरा ये कि जो सियासी जमातें दावा कर रही हैं, आपको किस सियासी जमात का दावा किस हद तक दुरुस्त नज़र आता है? देखिए, हर सियासी जमात का दावा बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है, क्योंकि अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। इसमें भी ज़ाहिर है कि ये बहुत बिफोर होगा इस बात का कहना कि भाई कौन सी पॉपुलर है कौन सी नहीं है।
और सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारा भाई काशिफ रफ़ीक ये कहता है कि भाई एक जमात नहीं हो, तो 2018 में क्या हुआ था, 2018 के जब इलेक्शन हुए तो आरटीएस क्यों बिठा दिया गया था, आरटीएस भी बिठाने के बाद मामला नहीं बना तो फिर मखसूस लोगों को इलेक्ट क्यों करवा दिया था, किसका कहाँ पर क्या कैसे। और फिर एक हम बड़ी बहुत शॉर्ट मेमोरी रखते हैं, फिर हम ये बात भी नहीं करते कि वो भी सिर्फ अकेली जमात नहीं थी, उनके साथ भी ये सारे वो थे जो पीडीएम में आके मिले थे, पीडीएम में आ गए थे वहाँ से छोड़ छाड़ के। और लोग कहते हैं कि जो बुग्ज़े पीटीआई में नहीं, बुग्ज़े प्रोजेक्ट में, बुग्ज़े जो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक माहौल बना दिया गया था, माहौल बन रहा था, उसके अगेंस्ट ये सारा एक मामला बना और आगे गए। इस बात में दो राय नहीं है बिल्कुल कि सियासत के ऊपर, रियासत के ऊपर सियासत को कुर्बान किया गया। इसके ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है। सबको पता था, आंखों से देख रहे थे कि सारा गंदा। आज तक कोई नहीं कहता कि IMF का माहिदा किसने किया है, IMF में क्या हुआ है, स्टेट बैंक आज तक जो IMF के पास है किसने दिया है, हम बात ही नहीं करते। हम हवाओं में रहते हैं कि जी फलां ने ऐसे कर दिया, बहुत ज़बरदस्त आदमी था और बहुत यूँ हो गया था। हम आ जाते हैं एक खामा खा के प्रोपेगेंडे के अंदर आ जाते हैं, हम रियल उसके ऊपर जाते नहीं है कि जनाब ऐसे हो गया। अब बात करें डे टू डे अफेयर की कि क्या हुआ 3.5 साल में, क्या हुआ, किस तरह से क्या मामला चले। और देखें पीडीएम की गवर्नमेंट जो रही, अगर वो नहीं होती ना तो ये बात बिल्कुल सही है, फिर 9 मई नहीं होता, 9 मई जैसे कई वाक़यात होते, फिर और कई चीज़ें आगे जा चुकी होती, सारे मामला आगे बढ़ रहे होते। एक चीज़ है आगे की है उन्होंने, और हर सियासी जमात का राइट है अपने इलेक्शन, ज़ाहिर है इलेक्शन कैंपेन बाकायदा एक तरह से शेड्यूल के अनाउंसमेंट से पहले ही हो गई है, सारे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला साहब ने जो एक बात की है वो बात बिल्कुल सही है कि अब नून लीग या आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ या जो भी ये बैठ के कितना ही कुछ कहे कि जहाँ इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, और पहले ही आपने गन उसके ऊपर उलट दिया है, आपने पूरा उनके ऊपर डाल दिया सारा का सारा कि जनाब इलेक्शन में ये होगा, फिर यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फला नहीं है। आपने तो पहले उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। आगे अगर वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप उसको माने ना माने, मेरा ख्याल है 90 के इलेक्शन थे या 96 के शुमाइला, पीपल्स पार्टी के वोट नून से ज़्यादा थे, लेकिन सीट मेरा ख्याल है 16 या 19 थी, और उनके पास एब्सोल्यूट यानी मेजोरिटी पर चले गए थे वो वहाँ पे जाके। ऐसा नहीं होता है 96 की बात है, 96 ऐसा भी हो जाता है इस मुल्क के अंदर। एक सियासत है, सियासत होने दे, जमहूरियत चलती रहे, सारी चीज़ें, क्रिटिसिज्म होता है एक दूसरे के खिलाफ। आज जो बाइडन का क्या हाल है, एक गलती के ऊपर उसका क्या हाल हो गया है कि सारा का सारा नीचे जा रहा है मामला उसके खिलाफ। ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया था, ट्रंप भी तो हमारा पीटीआई था ना, ट्रंप भी इसी तरह की हरकतें करता था, सारी चीज़ें। जब उसके खिलाफ एक्टिविटी होने लगी तो वो भी रोना लेकर आ गया कि जनाब ने तो मोस्ट पॉपुलर था, इस वजह से किया, ये किया, और दूसरी चीज़ें सारी। और दूसरी सुफरा की जो बात है, ये अब्दुल्ला साहब का बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि हमारे सफ़ीर अपने पाकिस्तानियों से नहीं मिलते वहाँ पर, किसी और से क्या मिलेंगे। उनको अगर कोई खाना खिलाने के लिए बुला ले तो उसका बिल भी वो पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं, कि जैसे उन्होंने वहाँ पे खाना अरेंज किया था। बिजनेस कम्युनिटी से वहाँ मुलाकात हो जाए तो अपने मनपसंद अपने दोस्तों की फहरिस्त देते हैं वहाँ पे हमारे सफ़ीर, हमारे कॉन्सुलेट्स, हमारे कमर्शियल अताशी, कि फ़लाँ से बिज़नेस करो, फ़लाँ से भी। पाकिस्तान से बिज़नेस की लोग बात नहीं करते। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खारजा अमूर फेलियर है, कश्मीर इशू के ऊपर तो 0/0 है, और बिज़नेस के ऊपर भी 0 है। सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को प्रमोट करते हैं कि फला कंपनी से आप बिजनेस करें, फला कंपनी से करें, पाकिस्तान के लिए नहीं करते। और बाहर के सफ़ीर ज़ाहिर लॉयल होते हैं, अपने मुल्क से लॉयल होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके मुल्क को सर्व किया जाए, ये किया जाए। हमारे सफ़ीर तो माशाल्लाह एक अच्छे से, पता नहीं कौन रेड पासपोर्ट होता है अब्दुल्ला भाई, जी, रेड पासपोर्ट के लिए लगे होते हैं, अपने बच्चों को भी दिलवाते हैं, अपनी फैमिलीज को भी दिलवाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी दिलवाते हैं, अपना यानी पाकिस्तान के लिए काम करने को 90% हमारे सफीर तैयार नहीं है। काशिफ आप क्या कह रहे हैं, बात मुख्तसर रखिएगा, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। रिकॉर्ड की दूसरी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने किया है। तहरीक इंसाफ तो वैसे ही कह रही है ना, पीपल्स पार्टी ने किया है, किसी और जमात ने नहीं किया, और किया भी नून लीग से है, किसी और से नहीं किया। दूसरी बात यह है, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, जो इलेक्टेबल्स काफ लीग को छोड़ के, पीपल्स पार्टी को छोड़ के नून लीग में आए 2013 में, सही, और नून लीग की हुकूमत बनी, जी काशिफ, उसके बाद
2018 में पीटीआई में आए, पीटीआई की हुकूमत बनी, अब वही इलेक्टेबल दोबारा नून लीग में जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोटों को का कल्ला कमा क्यों नहीं किया जाता, अपने नजरियाती वर्करों के ऊपर क्यों नहीं इन्हिसार किया जाता? बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का उनके खिलाफ मुहिम का दावा दुरुस्त है, और इसके अलावा सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो करारदाद मंजूर की गई है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो चैलेंज कर दी है। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि इस मामले पर आप देख रहे हैं कि वाकई इंसाफ बांटने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं? ये हमारे अदालती निज़ाम पर कितना बड़ा सवाल है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दो पहलू हैं। एक है इसका सोशल पहलू और एक है इसका कानूनी पहलू। सोशल पहलू ये है कि जब इस किस्म के कोई वाक़यात आ जाते हैं और जो अहले इक़्तिदार लोग होते हैं उनको स्टेप डाउन करना चाहिए ताकि एक दफ़ा इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो जाए, बल्कि ख़ुद जो है इंक्वायरी करवानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ऑडियो लीक्स थी उसके ऊपर फोरेंसिक की दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई? मसला तो ये है, अब फोरेंसिक करवा लें। अगर पाकिस्तान के किसी लेबोरेटरी से जो फोरेंसिक लैब्स हैं उन पे एतबार नहीं है या आप समझते हैं कि वो शायद डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो अपनी मर्जी का कोई फोरेंसिक जो है एक दो ममालिक से करवा लिया जाए। ये मामूली बात नहीं है, ये एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनका पॉलिटिक्स में मुलव्विस होना, उनका जो है असासे बनाना और उनका जो ऊपर तरह तरह के जो एक प्रैक्टिसेस हैं और उसके नतीजे के अंदर फेवरेटेबल जो आप जस्टिस जो है वो आप एक ख़ास पार्टी को प्रोवाइड करते हैं। ये बातें जो हैं ये इंतहाई मेरे ख्याल में ख़तरनाक हैं और यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो 126वें नंबर से उठ के 140वें नंबर के ऊपर आ गया। तो इंसाफ वाले इंसाफ कहाँ मांगे? मेरे ख्याल है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको माजी के अंदर भी ऐसे जो मामलात हैं, जाहिर है जब आपको किसी जज साहब के साथ प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तब तक के लिए जो भी फैसला होगा तो फिर इसका मतलब है कि वो तो बड़ा ख़तरनाक होगा। आपको याद है कि बंदयाल साहब के दौर के अंदर जब एक ख़ास मखसूस बेंच बना करता था तो उसकी ये जीनत लाजमी बनते थे और उस बेंच ने क्या क्या फैसले किए वो भी हमारे सामने है। उसकी बुनियाद के ऊपर एक ख़ास पार्टी को जब आपने इतनी जो है वो तक़वियत दे दी कि 9 मई के वाक़यात आ गए और 9 मई के वाक़यात जो थे वो रियासत पाकिस्तान पर एक गहरा घाव है और हकीकत यह है कि ऐसे वाक़यात की कोई मिसाल आपको ना अमेरिका में मिलती है, ना बरतानिया में मिलती है, ना कि किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों किया गया? अभी भी जो हमने देखा कि ये वही बेंच था जिसने जो है वो गाड़ियों के अंदर बाकायदा जाके हाजिरी रजिस्टर पे साइन करवा लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनके ऐसे मामलात हैं, सबसे पहले तो उनको अपने मनसब से वक्ती तौर पर अलहदगी रखनी चाहिए और बतौर एक मुद्दई जो है वो उनको वहाँ होना चाहिए और ताकि पता चले कि साइल और जो मुनसिफ है उसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में मामलात उलझेंगे और ख़राब होंगे और पाकिस्तानी कौम का जो एक निज़ाम अदल इंसाफ है उसके ऊपर से एतबार उठ जाएगा। आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत बड़े बड़े केस आ रहे हैं जिनमें फैज़ाबाद का है, इसी तरीके से दीगर केसेस हैं और कुछ केसेस बनाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मामलात जो हैं इनको सख्ती से डील करना चाहिए और कानून के अंदर मेरे ख्याल में कुछ ऐसी तरमीम की भी वक्त की ज़रूरत है कि जब चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर मुंसिफ के ऊपर उंगली उठ जाए। पाकिस्तान में देखे ना, कॉर्नेलियस नाम के भी जज थे लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मुस्लिम कहा करते थे। इसी तरीके से दीगर जज साहिबान भी थे जिनका बड़ा वकार और कद्रो मंजिलत थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस किस्म की बातें और उनकी फैमिली के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं
वो मेरे ख्याल में एक आम आदमी को थर्रा देने के लिए काफी है। सही है। इम्तियाज साहब, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, आप क्या समझते हैं वो कितने संगीन हैं, कितने संजीदा हैं, और जो इस मामले पर उनका मौक़िफ़ है वो कितना मजबूत है? देखिए, इसके लिए सबसे बेहतरीन दलील अब्दुल्ला साहब ने दी है। आप फ्रांसिक करवा लें, उसके अलावा आपको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में करवा लें, अगर गलत है, गलत साबित हो कि ये इनकी कन्वर्सेशन नहीं है, ख़त्म, फिर कोई चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी तो बेस है ना, एक बड़ी मेन बेस वही है। और दूसरी जो एविडेंस आ रहे हैं 9 मई वगैरह वाले ना, तो शुमाइला, ये अगर अदालत ने फैसला नहीं किया तो तारीख ज़रूर करेगी। एविडेंस मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना मेहमान बना के PTI के चेयरमैन को पुलिस लाइन में क्यों रखा था, और उनको बड़ी VVIP गाड़ी में और VVIP गेट से क्यों लाया गया था। और उसके लिए अगर कहा जाए कि साबिक वजीर आज़म थे वो, तो राजा परवेज़ अशरफ को तो एग्जम्पशन नहीं दी थी, उनको तो कैटेगोरिकली मना कर दिया गया था। तो ऐसे प्लेस पे क्यों रखा था कि 9 मई का वाकया जब खुदा न खास्ता मैच्योर हो जाता और एक मैसेज जाता, तो 2-2.5 हज़ार लोगों ने उस पुलिस लाइन के ऊपर जाना था और कांधों पे उठा के उन्होंने एक तकरीर करवानी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है, अब लोग अवाम बाहर निकल के आ जाए। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये कोई बुक से PTI में ये बात नहीं कर रहे हम। हाँ। और ये सिर्फ हम रियासत के लिए बात कर रहे हैं कि जो रियासत से दुश्मनी करेगा, जो रियासती इदारों से दुश्मनी करेगा, तो उसके हम सबसे पहले दुश्मनी उससे हम करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ये एविडेंसेस मौजूद है, उसमें मौजूद थे ये सारे के सारे। अब जो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये मेरे साथ नहीं, जो एविडेंसेस इन्होंने दिए कि अपील की जाए और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, मेरी तो 10 बस्ता गुजारिश होगी चीफ जस्टिस से कि फुल इसमें भी फुल बेंच बनाए, ओपन रखे। जैसे एक वो जो हमारा जो एक लेजिस्लेशन के ऊपर किया था, फुल बेंच बनाए और करें, ना करें जुडिशल काउंसिल में। जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो यहाँ पे सारे के सारे एविडेंस के तौर पे मौजूद होंगे और लाइव चलाएं, लाइव कवरेज करें कि सारी की सारी आगे जाए जिस तरह से मामले को, क्योंकि ये हमारे मुंसिफों का सवाल है। बात सही कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब कि आपको स्टेप डाउन करना चाहिए, आप स्टेप डाउन क्यों नहीं कर रहे? आप खड़े हुए भी है वहाँ जुडिशल काउंसिल पे, 3 बंदों पे आपने जो क्वेश्चन किया है, तो मेरे जो आपने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की है उसकी डेट कौन देगा, उसकी बेंच कौन बनाएगा? उसका बेंच वही बनाएगा जिसके ऊपर आपने एतराज किया है। एक बंदा तो उनमें चीफ जस्टिस है, वही बनाएंगे। तो फिर आप कल को कहेंगे कि मैंने तो जुडिशल काउंसिल के अंदर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया हुआ है, वो बेंच कैसे बना सकता है? आपका मकसद है ये 13 माह गुजरे जस्टिस फाइज ईसा वाले, और जब ये गुजर जाएंगे जस्टिस फाइज ईसा साहब वाले, तो उसके बाद फिर आपको पता है कि कोई हो सकता है आपके हक में कोई चीज़ निकल आए। ऐसा नहीं है, ओपन आ जाए, ओपन आप खुद को पेश हो, क्योंकि आप तो मुंसिफ हैं, आपको तो अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए फुल बेंच बनाए इस एप्लीकेशन के ऊपर और कहें जी लाइव कवरेज होगी, इसके ऊपर लाइव बात होगी। और दूसरा सिर्फ शुमाइला में एक बात, जो हम इलेक्टेबल्स के बारे में बात करते हैं, यानी काशिफ भी खासतौर पर बार बार, ये आपको बताऊं, ये इलेक्टेबल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का असासा है। ये हो सकता है मजाक उड़ाए मेरा लोग, लेकिन ये इलेक्टेबल्स के इलाकों में जाए आप, सही, इनका जो वोटर है इनके घर का फरीक होता है, वो जब चाहे इनका दरवाजा खटखटा दे। इनकी फैमिली के लोग, हम अपने सिंध में हम देखते हैं जितने इलेक्टेबल्स हैं कि उनके खानदान के 1 से 2 लोग ओताक में मौजूद होते हैं। वो अपनी औलाद की तरह अपने वोटर को समझते हैं, इलाके की उनकी डेवलपमेंट देखें। ठीक है, सही है। इस पे काशिफ का मौक़िफ़ लें। काशिफ, जज साहब के मामले पर आप इम्तियाज़ साहब की और अब्दुल्ला साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं। दूसरा ये कि जो सेनेट में आज करारदाद मंजूर की गई है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के हवाले से, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए शुमाइला, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जजेस जो हैं वो नाकाबिले एहतसाब हो चुके। देखिए, अगर रियासत को नुकसान पहुंचा पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन की वजह से, यानी कि फ़र्ज़ महाल नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पनामा केस हुआ, मुझे उस पर एतराज़ है कि उस केस को बनाने के बाद जो बाकी पनामा केस में लोग थे उनका आज तक ट्रायल क्यों नहीं हुआ, उनके नाम सामने क्यों नहीं हुआ। मैं इस बात का हमेशा से क्रेडिट कर रहा हूँ कि ये सोची समझी एक प्लान के तहत काम हुआ। अब जिन लोगों ने इस प्लान के अंदर अपना हिस्सा डाला, जिन्होंने सर्विलेंस जज लगाया, जिन्होंने पनामा केस में फैसले दिए, जिन्होंने इनको मुख्तलिफ अलकाबात दिए, उनमें से किसी एक जज का एहतसाब हुआ? तो जब रियासत को नुकसान पहुंचा डिस्टेबलाइजेशन के लिए,
मैं यही बात कर रहा हूं कि डिस्टेबलाइजेशन तो की ना पॉलिटिक्स ने, लेकिन वो डिस्टेबलाइजेशन अदलिया के एंगल से हुई, तो उस एंगल को क्यों हम नजरअंदाज करें? आया जब तक आप नहीं पूछेंगे कि अगर आज जज साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इनोसेंट थे, उनकी हर चीज को रेस्टोर कर किया जा रहा है, किया जा चुका है, तो जिन्होंने उनको विक्टिम बनाया, जिन्होंने उनको सजा याफ्ता बनाया, उनको कौन पूछेगा? आया ये रियासत के खिलाफ काम नहीं हुआ? नंबर एक। नंबर दो, आप एक जज को एलिवेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि उनकी इंक्वायरी की जाए? या पसंद नापसंद की बुनियाद पे आएगा, या चैम्बर की बुनियाद पे आएगा, या पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पे जज अपहोल्ड होंगे? अब आप देखिए, एक ब्यूरोक्रेट अगर उसको कोई ओहदा दिया जाता है तो उसकी बाकायदा सर्विलेंस ली जाती है, उसकी रिपोर्ट्स ली जाती है, उसका कंडक्ट, उसका करैक्टर, उसके ऊपर चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद उसको सेक्रेटरी लगाया जाता है, उसको 2200 प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे जज साहब जो है वो आके बैठ जाते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस आता है जुडिशल काउंसिल में, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जुडिशल काउंसिल के जो अरकान है उन पे मुझे एतराज है, और वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ ये कहते हैं कि मुझे इन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जनाब मेरा केस सुना जाए। और अब आप मुझे बताएं कि इस सारे सिनेरियो में जब तक ये मामला डिसाइड नहीं हो जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनका आउटकम नहीं आ जाता, उस वक्त तक जस्टिस साहब जो है वो बेंच के हिस्सा भी होंगे और केस भी सुनेंगे। क्या कमाल का निज़ाम है हमारे मुल्क के अदलिया का, और इसी अदलिया के निज़ाम ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। सही। जो इनोसेंट है उसको साला साल रगड़ा मिलता है, जो साहिब मसनद है, जिसका ताल्लुक है, जो पॉपुलर लीडर है, उसका रातों रात फैसला हो जाता है, उसको रिलीफ मिल जाता है। तो मुझे बताएं कि फिर इस माशरे में तलखी आए कि ना आए? लोग चौक चौराहों पे खुद अपने इंसाफ लें या ना लें? बिल्कुल, आप देखिए सही जेलें क्यों भरी हुई हैं? सही। इस अदलिया के निजाम से भरी हुई है। एक बात। अब मामला यह है कि हमें इस निजाम की फंडामेंटल चीज को एड्रेस करना चाहिए। जब तक आप नहीं एड्रेस करेंगे, आप कब कैसे निजाम को आगे चलाएंगे? सही। यहां पे एक शख्स वो किसी की हुकूमतुल्ली करता है, उसके बाद उसके खिलाफ पनामा का केस बनता है, उसके बाद चैम्बर से कॉल जाती है, मर्जी की GIT बनती है, वक्त का वजीर आजम 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट के सामने पेश होता है, उसकी बेटी पेश होती है, वजीर खजाना पेश होता है, और विक्टिम करार दे दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है किसी के अंदर दम के उन लोगों को पूछे कि आपने ये क्यों किया? उस वक्त किसी में ये दम था कि कोई पूछता? हाँ। उस वक्त किसी को पूछता था कि चैम्बर से क्यों रजिस्ट्रार ने कॉल करके कहा कि GIT में फलां ब्यूरोक्रेट होना चाहिए? और ये नहीं, उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट उस GIT का हिस्सा थे उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप इनको तब्दील नहीं कर सकते। सही। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे निजाम अदल से हम तवक्को कर रहे हैं कि वो इंसाफ करेगा जिनका अपना जज कह रहा है कि मुझे चीफ जस्टिस पे एतबार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। इस मुल्क की ना पार्लिमान की इक़्तिदार को आप मानते हैं ना किसी और को मानते हैं। और आखिरी एक जुमला, जी मेरा भाई जो कहते हैं इलेक्टेबल इस जमहूरियत का हुसन है, यही इलेक्टेबल है जो एहसास है। ये जो एहसासे है ना, ये एहसासे कभी पीपल्स पार्टी की बकेट में थे, फिर काफ लीग की टोकरी में आए, फिर नून लीग की टोकरी में आए, फिर तहरीक इंसाफ की टोकरी में गए, फिर जनाब वो दोबारा नून लीग की टोकरी में गए, और कल नून लीग की हुकूमत बनने के बाद जब ये एहसासा जो है किसी और को प्यारा हो जाएगा ना, फिर आप कहेंगे कि देखो जमहूरियत डिस्टेबलाइज हो गई। ठीक है, अल्लाह को माने जी, कहीं तो रोके इनको। मैं एक बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अब्दुल्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अब्दुल्ला साहब। जी देखिए, जो आपका सवाल था वो मेरे ख्याल में जवाब नहीं आया वहाँ के सेनेट के अंदर जो बिल पास हुआ है उसके हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के। देखिए, मैं आपको सिर्फ यही, अभी जैसे काशिफ साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त कही कि जो जज हैं जो फैसला दे देते हैं, तो 2015 में 11 जज साहिबान ने 6 के तनासब से फैसला दिया था। तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट किया, फिर उसी के तहत 16 और 17 में और उससे पहले हजारों लोगों को सजाएं हुई। अब ये बता दें कि या तो वो जज साहिबान गलत थे या ये जज साहिबान गलत हैं, क्योंकि दो में से एक गलत जरूर है। या उनको सजा दी जाए जिन्होंने ये फैसला दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए,
या फिर मौजूदा सिलसिला को जो है वो समझना बड़ा जरूरी है। ये कैसे हो सकता है कि दोनों फैसले जो है वो दुरुस्त हों? आप जो इलेक्टेबल्स की बात, यही हुआ था अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल काशिफ साहब ने भी इलेक्टेबल्स की बात की, उन्होंने दूसरे भी हमारे भाई ने इलेक्टेबल्स की बात की। अब मसला यह है कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जमहूरियत का अगर ये निज़ाम है तो फिर हमें अपने निज़ाम को तब्दील करना होगा। ठीक है, ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, और बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ से बालातर हों। खैर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज बच्चों का आलमी दिन है, लेकिन गज़ा में जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा है वो इंसानियत सोज है। और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जो मज़मूम मुहिम चल रही है, इस बात में कोई अभाम नहीं है कि इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो गज़ा में है। बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, जिस तरह से उनको शहीद किया जा रहा है, यकीनन पूरी इंसानियत इस पर गमज़दा है। इम्तियाज़ साहब, क्या कहेंगे आप इन हालात पर? देखिए, इन हालात में तो कुछ कहना भी समझ नहीं आता कि क्या बात की जाए क्या ना की जाए। जाहिर है कि आज बच्चों का आलमी दिन है तो बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे तो जो बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, जवान हैं, सबके साथ यही है और हर शोबे के साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है। अब जाहिर है कि हम इसको कुल आलम की, ख़ास तौर पर मैं तो कहूँगा कि मुस्लिम हुक्मरानों की बेहसी भी है इसमें कि कोई अब तक वो लाए अमल, यानी 40-45 दिन के अंदर कोई लाए अमल भी तलाश नहीं कर सके। आज फिर हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जनाब फिर एक इजलास हो रहा है सऊदी अरब में, सऊदी अरब के फरमा रवा की हिदायत पर, और इसमें और हम उसका कोई वे आउट हम निकाल नहीं पा रहे, जबकि ये मौका इतना अच्छा है कि हम फिर कोई एक कॉन्क्रीट टाइप, कोई एक, जैसे सऊदी अरब की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें एक बात आई थी कि 1967 के जो जुरिसडिक्शन है उसके ऊपर एक स्टेट बनाई जाए और उसका दारुल हुकूमत जो है बैतुल मुक़द्दस हो। यही जब फ़लस्तीन के एम्बेसडर मिले थे हमारे आर्मी चीफ से, तब भी ये बात एक आई थी, ये सारी सामने इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। तो अब उसके ऊपर एक और नई चीज़ चल रही है, मैं सोशल मीडिया, देखिए ये जो हम कह रहे हैं ना इसराइल या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बदकिस्मती से पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है, एक्टिव होता है, दूसरों के सुर राग के ऊपर वो अपने ठेगा भी लगाता है और तबला भी बजाना शुरू कर देता है कि यहाँ पे देखना शुरू कर दिया कि जनाब कायदे आज़म की, मैं कोट अनकोट में उसके ऊपर माज़रत चाहूँगा, अपनी इस्लाह भी चाहूँगा अगर है कि जनाब कायदे आज़म ने 2 स्टेट थ्योरी को ही मुस्तरद कर दिया था कि वहाँ पे 2 स्टेट थ्योरी नहीं होगी कि जी फ़लस्तीन और इसराइल माना नहीं जाएगा। तो सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानियों ने ये शायद आई थिंक के काकर साहब के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कि जी 2 स्टेट थ्योरी तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो भाई हम इसके ऊपर बात नहीं करते। फिर आप निकले सारे जहाद का ऐलान करें, आप कहें अफगानिस्तान में है ना अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत, अमीरुल मोमिन से कहें जहाद का ऐलान कर दें, हम सारे के सारे निकल पड़ते हैं, सारे उसमें करें, या फिर हम ऐसी चाहे कि पाकिस्तान में या सऊदी अरब से हम रिक्वेस्ट करें। तो हमें तमाम चीज़ों में इंतहाई हिकमत के साथ इसके लिए हमें कोई सलाह लेनी चाहिए। आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन मैं मिस्र से लेके यहाँ तक मैं तमाम जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे दूसरे राब्ते हैं जो हमारे यानी मजहबी लोग हैं उनकी तरफ से मुझे कोई मुस्तनद इज्तिहाद और मुस्तनद कोई फतवा भी नजर नहीं आया कि वो हमें गाइड कर सके। हुक्मरानों को छोड़ दीजिए, हमारे मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम भी इस मामले में कोरे बैठे हुए, उनके पास हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। सही है। काशिफ, इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी में क्या कोई अभाम है? सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिम क्यों चलाई जा रही है? देखिए, पाकिस्तान इस दुनिया का एक मजबूत तरीन इस्लामी मुल्क है, एटमी ताकत है। अब पाकिस्तान की क्लियर कट पॉलिसी है कि वो गज़ा के निहत्ते मुसलमानों और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने जिस वक्त फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात की थी, ये क्लियर कट मैसेज था कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। अब हमारा इसराइल से कोई लेना देना नहीं है। गो कि इसराइल पिछली 1 दहाई से तन मन धन से इस कोशिश में है कि पाकिस्तान किस तरीके से इसराइल को तस्लीम करे। मुझे कोई अभाव नहीं है कि हमारी जो मईशत वेंटिलेटर पे है, हमारी जो सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हमारी मईशत जो है ज़बू हाली का शिकार है, हमारे माशरती रवैयों में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे इसराइल की साजिश है।
भारत की साजिश है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह घुटनों पे ले आओ कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए इसराइल को तस्लीम करने के लिए। लेकिन कामयाब नहीं हुए, कोई अभाव नजर नहीं आता, नहीं हो सके। लेकिन कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इस मुल्क की आवाम को पता है कि उनका नजरिया क्या है, उनकी सोच क्या है और इसकी फंडामेंटल लाइन क्या है जी। अब मेरा मुद्दा, और इसमें यह भी हो सकता है कि इन्होंने कहा कि हम कश्मीर के मामले को हल करवाने को तैयार हैं लेकिन आप इसराइल को तस्लीम कर लें। $1 ट्रिलियन की ट्रेड, क्या कुछ ऑफर नहीं दिया होगा हमारे लोगों को, लेकिन हमने नहीं किया। अब मसला यह है कि यहाँ पे भारत का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो पाकिस्तान से कुछ लोगों को उठाता है और उनके ट्वीट्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और वो एक नैरेटिव बना देता है कि जी पाकिस्तान ने फलां असले की खेप भेज दी, फलां भेज दी, ताकि जो हमारे मुल्क की मुक्तदर कुव्वतें हैं, हमारे सरहदों के मुहाफिज हैं, उनका और अवाम का मजीद तनाव बढ़े, मजीद नफरत बढ़े, मजीद क्रिटिसिज्म क्रिएट हो। मैं ये समझता हूँ कि हम क्लियर कट है, गजा के मुसलमानों के साथ है, गजा के जो मासूम बच्चों की जानें गई, जो शहादत हुई, इन शहीदों का, इन मासूम बच्चों का लहू रंग लेके आएगा, मेरा अल्लाह नुसरत भेजेगा। आप देखें 44 दिन हो चले, इसराइल जो अपने आप को सुपर पावर समझता है पैसे के हवाले से भी और ताकत और असले के हवाले से भी, आज तक अपने मगवी बाजियाब नहीं करवा सका। ये इंशाल्लाह इसी गजा की पट्टी में धंस के नेस्तो नाबूद होगा। ठीक है, मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और हर दिन बच्चे का है और बच्चों की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।